यह आधी रात का समय था। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडे लिविंग रूम में माहौल एक तार की तरह तनावपूर्ण था। रोहन दामाद गुस्से से चेहरा बनाकर कमरे के बीच खड़ा था, जबकि पत्नी प्रिया फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपनी माँ को पैसे भेजना मेरे लिए सामान्य है, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। रोहन ने गरज कर जवाब दिया, सामान्य? एक पत्नी अपने पति के पीछे जाकर ऐसा करने की हिम्मत कर रही है। इस बात में इस घर में पैसे कौन कमाता है? अंतिम निर्णय किसका होता है? तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो। अपने पिता को बुलाओ और उनसे कहो कि वे अपनी बेटी को पत्नी बनाने से पहले फिर से शिक्षित करें। बिना सोचे समझे रोहन ने अपना फ़ोन निकाला और मिस्टर शर्मा का नंबर डायल किया। डैड, मुझे इतनी देर रात कॉल करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप कृपया आकर प्रिया को ले जा सकते हैं? मुझे लगता है आपको अपनी बेटी को पत्नी बनाने से पहले फिर से शिक्षित करने की ज़रूरत है। लाइन के दूसरी तरफ एक सेकंड के लिए सन्नाटा था। मिस्टर शर्मा की आवाज़ धीमी और संक्षिप्त थी। ठीक है, मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक 15 मिनट बाद एक कार गेट के बाहर रुकी। रोहन बाहर चला गया। उसके होठों पर एक हल्की, थोड़ी विजयी मुस्कान अभी भी थी। वह कल्पना कर रहा था कि मिस्टर शर्मा प्रिया को घसीटकर घर वापस ले जाएंगे और उसे एक गंभीर लेक्चर देंगे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, रोहन जम गया। मिस्टर शर्मा वहाँ खड़े थे। उनकी शर्ट बारिश से गीली थी और उनके हाथ में एक प्लास्टिक की फाइल थी। उनकी आंखों में एक अजीब, अपरिचित कठोरता थी। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई बहस नहीं। वह सीधे घर के अंदर चले गए, सोफे पर बैठ गए और प्रिया को देखा। फिर रोहन की ओर मुड़े और फाइल को मेज़ पर रख दिया। ये तलाक के कागजात हैं। मैंने इन्हें पहले ही तैयार कर लिया है। प्रिया के दस्तखत अभी इस पर नहीं हैं, लेकिन मेरे उसके पिता के तौर पर हैं। रोहन हक्का बक्का रह गया, आधा कदम पीछे हटते हुए। डैड, आप क्या कह रहे हैं? तुमने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी को फिर से शिक्षित करने के लिए वापस ले जाऊं। मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक पति बनना फिर से सीखना होगा। मिस्टर शर्मा की आवाज़ स्टील की तरह कठोर थी। हर शब्द चुभने वाला था। मैंने अपनी बेटी को हर एक पैसे और हर एक सांस का नियंत्रण करने के लिए नहीं दिया था। तुम पैसे कमाने में अच्छे हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी यह प्रतिभा तुम्हें एक प्रत्यस्नात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करवाती है, तो मैं एक मर्द नहीं मानता। रोहन उलझन में हकलाया, मैं बस चाहता था कि प्रिया मेरा सम्मान करे। मेरा मतलब यह नहीं था कि सम्मान डर नहीं होता। तुम उसे बोलने नहीं देते, तुम उसे अपनी मर्जी के बिना कुछ भी करने नहीं देते, और फिर तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं उसे एक दोषपूर्ण उत्पाद की तरह फिर से शिक्षित करूं। मुझे खेद है, लेकिन मैं अपनी बेटी को सिर्फ एक इंसान बनाना सिखाया, न कि पति की गुलाम बनना। माहौल बिल्कुल शांत था। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भयानक रूप से स्पष्ट हो गई। मिस्टर शर्मा अपनी बेटी की ओर मुड़े। उनकी आवाज़ नरम हो गई। प्रिया, फैसला तुम्हारा है। अगर उसे माफ़ करती हो तो तुम रह सकती हो, अगर नहीं तो मैं कार में इंतज़ार करूँगा। हम कागजात पर दस्तखत करेंगे और मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊँगा, जहाँ कम से कम तुम्हारा सम्मान होगा। प्रिया बिना हिले डुले बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पति को देखा, वह आदमी जो कभी कोमल था। उसने कभी उसे जीवन भर बचाने का वादा किया, लेकिन आज रात उसने अपना भेष उतार दिया था।
रोहन वहाँ खड़ा निशब्द था। तलाक के कागजात मेज़ पर पड़े थे। हर एक पंक्ति उसके अहंकारी अहंकार का एक थप्पड़ था। किसी ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर शर्मा बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर चले गए। प्रिया खड़ी हुई और चुपचाप अपने पिता के पीछे चली गई। जाने से पहले वह पीछे मुड़ी और धीरे से बोली, मुझे फिर से शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस प्यार और सम्मान की ज़रूरत है। दरवाज़ा बंद हो गया। घर ठंडा और शांत हो गया और रोहन सोफे पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने फाइल खोली और मिस्टर शर्मा के साहसी शब्दों को फिर से पढ़ा। कोई गाली नहीं, कोई थप्पड़ नहीं, लेकिन हर शब्द उसके दिल में चाकू की तरह लग रहा था। उस रात अपने जीवन में पहली बार वह समझा कि वास्तव में कुछ खोना क्या होता है और अहंकार की कीमत कभी कभी चुप्पी से चुकानी पड़ती है।